हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आपका @डॉक्टर बायोटेक चैनल पे स्वागत है। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं कि एक नेक्स्ट टॉपिक हमने 7 से 8 लेक्चर करीबन कंप्लीट कर चुके हैं, द चैप्टर ऑफ द सेल यूनिट ऑफ द लाइफ। ठीक है, आप लोग ने अभी तक नहीं पढ़ा या फिर अभी तक नहीं देखा, प्लीज़ जाके देखिए और मेरे चैनल को फटफट सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो आज हमारा नया टॉपिक होगा क्या, देखते हैं, राइबोसोम। ठीक है, क्या डालेंगे आप, राइबोसोम। तो राइबोसोम्स के बारे में मैंने थोड़ा बहुत कुछ बताया है, आपको कुछ आइडिया है? हाँ, मैंने बताया है। फर्स्ट लेक्चर सेकेंड लेक्चर आपने देखा होगा, तो फिर मैंने बताया है कि राइबोसोम इन द प्रोकैरियोटिक सेल 70s और इन द यूकैरियोट 80s। ठीक है, उसमें भी हम अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करें या फिर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो उसमें क्या मिलता था, 70s। ठीक है, जैसे कि मैंने स्टोरी बताया है आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का इन्वेंशन कहाँ से, वो आए कहाँ से, हम माने जाते हैं इंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, अब मैंने बताया है आपको। और ऐसा माना जाता है कि वो एक टाइप के बैक्टीरिया थे, लाइक वो प्रोकैरियोट थे, इसके लिए उसमें जो राइबोसोम्स भी मिलता है वो प्रोकैरियोट से मिलता जुलता है। ठीक है, देखते हैं कि राइबोसोम्स की डिस्कवरी किसने की। एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था जॉर्ज पैलेट। जॉर्ज पैलेट इन द सन ऑफ 1953। ठीक है, याद रखना कि राइबोसोम्स की इन्वेंशन या फिर डिस्कवरी किसने की थी, जॉर्ज पैलेट। कौन से सन में, 1953 में। ठीक है, ऐसे हमने सेल थ्योरी के बारे में देखा था, कुछ साइंटिस्ट थे। तो एस्पेक्टिव, अगर हम एस्पेक्टिव नीट की तरह देखें या फिर बेसिस ऑफ नीट की तरह देखें, तो ये जो साइंटिस्ट के नाम होते हैं या फिर उनके जो सन्स होते हैं वो किस सन में इन्वेंशन किए थे, कौन से साइंटिस्ट ने किसका इन्वेंशन किया था, वो सब बहुत ही ज़रूरी है और वो सब आपको याद रखना ही चाहिए, भूलना नहीं है। तो राइबोसोम्स, जॉर्ज पैलेट। ठीक है, तो अंडर द माइक्रोस्कोप अगर हमने इसको माइक्रोस्कोप में देखा तो ये कैसा दिखेगा, ये एक डेंसली, मैं बार बार बता चुका हूँ, डेंसली इज द चमकने जैसा, ग्रेन्यूल यानी छोटा, ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर। समझ में आ गया कि अगर हमने इसको माइक्रोस्कोप में देखा तो ये एक डेंसली ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर टाइप में दिखाई देता है। ठीक है, तो ये एक द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेले है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेले। ठीक है, इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल बोलते हैं या फिर प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, यानी क्या कि सेल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ पे बनते हैं बच्चों, इस राइबोसोम्स में। ठीक है, इसके लिए हम इसे क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। नेक्स्ट, इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि ये एक ऑर्गेनेले है जो विद इन ऑर्गेनेले, मतलब एक ये ऐसा ऑर्गेनेले है जो किसी ऑर्गेनेले के अंदर है। हाउ इज पॉसिबल, है पॉसिबल, याद आ रहा है, एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया। अब दूसरा तो आपको याद ही आ जाएगा, क्लोरोप्लास्ट, इसमें भी 70s और इसमें भी 70s। समझे कि राइबोसोम एक ऐसा छोटा ऑर्गेनेले है जो किसी दूसरे ऑर्गेनेले के अंदर होता है। ठीक है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। समझे, अब हम देखते हैं कि प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में क्या डिफरेंस होता है इन द पर्सपेक्टिव ऑफ राइबोसोम्स। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट क्या होगा, अभी बताया मैंने, सॉरी, कि प्रोकैरियोट में आपको 70s टाइप के राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे और यूकैरियोट में मोस्टली 80s। व्हाट आर द मीनिंग ऑफ एस, क्या है ये एस, एस का लफड़ा क्या है, हम पहले लेक्चर से देखते हैं आगे कि ये एस आखिर है क्या। अब हम इसे क्लियर करेंगे कि ये एस का मतलब क्या है। एस मतलब होता है सेडिमेंटेशन ऑफ कोएफिशिएंट, या फिर हम बोल सकते हैं जैसे कि हम फिजिक्स में देखते हैं लेंथ, है ना, फोर्स, कोई भी चीज़ अगर हम फिजिक्स में पढ़ेंगे तो हर एक चीज़ का एक यूनिट होता है जिससे हम उसे क्या करते हैं, उसे हम दर्शाते हैं, उसे हम दिखाते हैं। वैसे ही राइबोसोम्स में भी, ये जो राइबोसोम्स है इसमें भी हम एक एस यानी स्वेडबर्ग यूनिट, राइट, इससे हम एक यूनिट की तरह काम करता है जिससे हम राइबोसोम्स को दर्शाते हैं। क्यों, देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि प्रोकैरियोट में 70s में भी 2 सब यूनिट होते हैं। कितने, 2।
एक होता है 30s, एक होता है 50s, राइट। टू सब यूनिट, 30s इज स्मॉल सब यूनिट, 50s इज लार्ज सब यूनिट, समझे। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, ये तो 70s है, इसके दो छोटे छोटे जो सब यूनिट है वो 30 और 50 कैसे हो सकते हैं। इसको अगर हमने प्लस किया तो ये तो 80s बन जाते हैं। यही आ गए क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करेंगे। पहले हम 80s देखेंगे। अब इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा ना, ये भी 2 सब यूनिट में डिवाइड होता है। कितने? 2 सब यूनिट। तो पहला सब यूनिट हो जाएगा 40s जो कि स्मॉल है, दूसरा हो जाएगा 60s जो कि लार्ज है। ये कैसा हो जाएगा? स्मॉल, और ये कैसा हो जाएगा? लार्ज। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन, ये तो है 80s, इसका एक स्मॉल एक लार्ज यूनिट बन के हो जाते हैं 100, 40 + 60, कैसे पॉसिबल है? ठीक है, अब इसी पॉसिबिलिटी को हम दूर करते हैं एक एक्सपेरिमेंट के साथ या फिर एक क्लिनिकली प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, देखते हैं। जैसे कि समझो ये एक बोतल है, ठीक है, इस बोतल में हमने पानी भरा। क्या भरा है? पानी, ठीक है, पानी। और ये आपके 2 सब यूनिट है, ये 2 सब यूनिट है। हम एग्जाम्पल लेते हैं 70s के। 70s के ये हो गए 30s, ये हो गए 50s। अब हम क्या करते हैं, इस बोतल में पानी डालते हैं। क्या डालेंगे? पानी। उसी पानी में पहले हम ये एक स्मॉल सब यूनिट यानी 30s को डालेंगे, राइट। हमने डाला और इसको सेंट्रीफ्यूग किया। फिजिक्स में पढ़ा होगा सेंट्रीफ्यूग फोर्स। इसको सेंट्रीफ्यूग किया यानी बहुत ही तेज़ी से मैंने इसको सेंट्रीफ्यूग किया। तो सेंट्रीफ्यूग करने के बाद ये जो 30s है वो नीचे जाके क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा, यानी ये सेडिमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेडिमेंट। सेडिमेंटेशन का होने का मतलब है कि ये जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा? नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हमें ये समझना है कि ये जो स्मॉल सब यूनिट है जिसके वजह से ये जो नीचे आया, हमने सेंट्रीफ्यूग किया, तो ये जो स्मॉल सब यूनिट है ये किस वेलोसिटी, किस स्पीड, किस डेंसिटी या फिर हम बोल सकते हैं किस वेलोसिटी के साथ में नीचे आया, किस गति के साथ में, किस तेज़ी के साथ में और किस स्पीड के साथ में नीचे आया, उसी स्पीड उसी वेलोसिटी को हम मेज़र करते हैं किसमें? एस में। किसमें? एस में। उसका यूनिट हम क्या बताते हैं? एस। ठीक है, इतना समझा आपको कि एस क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट। एस मतलब मैं लिख देता हूँ, एस मतलब स्वेडबर्ग यूनिट। और ये जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसी को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन ऑफ कोएफिशिएंट। सेडिमेंटेशन ऑफ कोएफिशिएंट। सेडिमेंटेशन ऑफ कोएफिशिएंट, ये एक यूनिट है। एस एक यूनिट है जिसका फुल फॉर्म है सेडिमेंटेशन ऑफ कोएफिशिएंट। और ये यूनिट को हमने स्वेडबर्ग यूनिट नाम दिया क्योंकि एक साइंटिस्ट थे स्वेडबर्ग जिन्होंने इस यूनिट को बताया, राइट। तो ये हो गया सेडिमेंटेशन ऑफ कोएफिशिएंट कि ये स्मॉल सब यूनिट किस तेज़ी के साथ में नीचे सेडिमेंट होता है, उसी के वेलोसिटी, उसी के तेज़ी को हम स्वेडबर्ग यूनिट यानी एस से रिप्रेजेंट करते हैं। समझा? ये अगर 60 वाला है यानी 50 वाला लार्ज सब यूनिट है, अगर हमने इसको डाला तो ये 50 यानी 50 वेलोसिटी से नीचे की तरफ सेडिमेंट होगा और उसी 50 की वेलोसिटी को हमने यूनिट में लिख दिया एस, जिसका नाम है स्वेडबर्ग यूनिट। ठीक है, अब बात आती है 70s। 70s का मतलब क्या होगा बच्चों कि अब 70s में क्या किया हमने, इस 30 और इस 50 को साथ में रख लिया और साथ में रखने के बाद इसको पानी में डाला और सेंट्रीफ्यूग किया और ये किस वेलोसिटी के साथ में दोनों नीचे सेडिमेंट होते हैं उसी वेलोसिटी को हमने मेज़र किया, तो क्या आया? 70s। ठीक है, तो प्रोकैरियोट का राइबोसोम्स क्या था? 70s। इसके 2 यूनिट थे, एक था स्मॉल और एक था लार्ज। ऐसे ही सेम यूकैरियोट में भी होता है, एक स्मॉल एक लार्ज, दोनों के अलग अलग मेजर्स होते हैं, दोनों के अलग अलग वेलोसिटी होते हैं। जब उसे हम सेंट्रीफ्यूग करते हैं, वो किस वेलोसिटी किस तेजी के साथ में नीचे सेडिमेंट होते हैं उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, जिसका नाम है स्वेडबर्ग यूनिट, और उसी को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन ऑफ कोएफिशिएंट। समझ में आया कि राइबोसोम्स में 2 सब यूनिट होते हैं, एक स्मॉल एक लार्ज।
और यही राइबोसोम्स जब mRNA के ऊपर बहुत सारे मिलते हैं तो उसी को मिलने के साथ में ये किसका बनाते हैं, क्या बनाते हैं, प्रोटीन। तो इसी राइबोसोम से क्या बनता है, प्रोटीन। तो इसके लिए हम बोलते हैं कि राइबोसोम एक प्रोटीन यानी सेल्स के अंदर एक प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री है जो बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन बना सकती है। इसका मतलब जितने राइबोसोम्स उतने प्रोटीन बनने के चांसेस ज़्यादा। हम उसी को सेंटेंस के फॉर्म में लिखते हैं, देखते हैं। वेलोसिटी, वो वेलोसिटी जिस पार्टिकल यानी पार्टिकल मूव विथ सेडिमेंट, सेडिमेंटेशन किसके थ्रू, ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। तो उस मेजर ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशंस मेजर वेलोसिटी in the term of S यानी यूनिट, जिससे हमने बोला स्वेडबर्ग यूनिट। क्या बोला, स्वेडबर्ग यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ कि वो पार्टिकल जिस स्पीड के साथ में, जिस गति या जिस वेलोसिटी के साथ में जा रहे, उसी वेलोसिटी को मेजर करते हैं हम, और उसी वेलोसिटी को मेजर करते हैं इन द टर्म ऑफ यूनिट S, जिसका नाम है स्वेडबर्ग यूनिट। क्या नाम है, स्वेडबर्ग यूनिट। इसका मतलब ये हो गया कि ये इनडायरेक्टली मेजर किसको करता है, इनडायरेक्टली मेजर साइज एंड डेंसिटी, यानी जिसका साइज जितना बड़ा होगा वो सेडिमेंट उतना जल्दी होगा, यानी लार्ज सब यूनिट यानी उसका सेडिमेंटेशन पावर उतना जल्दी, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइबोसोम्स में मैंने एक पॉइंट लिखा है, वेलोसिटी को मेजर करना, कौन से यूनिट्स एस, जिसे हम बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट या फिर सेडिमेंटेशन ऑफ कोएफिशिएंट, जो हमने क्लिनिकली या प्रैक्टिकली देखा, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब ये हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि राइबोसोम्स में आरएनए प्रोटीन्स दोनों होंगे, क्योंकि आपको पता है कि राइबोसोम्स mRNA को मिलकर प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि ये एक प्रोटीन का फैक्ट्री है जहाँ पे प्रोटीन बनता है, बहुत ज़्यादा बनता है, ठीक है, समझा। तो हम लिख सकते हैं कि राइबोसोम्स में आरएनए और प्लस प्रोटीन, जिसे हम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन बोलेंगे, ठीक है। उससे पहले आपको एक पॉइंट याद रखना है, जिसमें 30S या फिर लार्ज सब यूनिट 50S, इसमें बहुत सारे राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होते हैं बच्चों, ठीक है। इसमें मेनी टाइप्स ऑफ राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होते हैं, जो आपको याद रखना चाहिए एज पर्सपेक्टिव ऑफ द नीट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो 30S में आपको मिलेगा 16S स्वेडबर्ग यूनिट, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए। यहाँ पे आपको मिलेगा 5S राइबोसोमल आरएनए, या और क्या मिलेगा 23। 16 + 5 21 होता है, उसमें +2 कर देना, हो जाएगा 23S राइबोसोमल आरएनए। ये हो गया आपका प्रोकैरियोट। अब हम यूकैरियोट की बात करें तो 14S में 16 है, उसमें +2 करना है, बन जाएगा 18S राइबोसोमल आरएनए। अब ये जो राइबोसोमल आरएनए है वो आखिर बनते कहाँ हैं, दे आर मेड अप ऑफ वेयर, वो हम देखेंगे न्यूक्लियस में, ठीक है। इसमें होगा 5S सेम रहेगा बच्चों। अब 16 + 5 यहाँ पे हमने 23 देखा था, अब इसी 16 में हमें 5 ऐड नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दूसरा लॉजिक एक अटैक करना है, जिसके वजह से आप याद रख सकते हो, जैसे कि 23 + 5 क्या हो जाएगा 28S राइबोसोमल आरएनए। और एक हो जाएगा, ये 8 लेना है, ये 5 पहले लिखा है, ये 8 बाद में, तो 5.8S राइबोसोमल आरएनए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मेनी टाइप्स ऑफ द राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट इन द राइबोसोम्स इन द यूकैरियोट और प्रोकैरियोट इन द सब यूनिट स्मॉल एंड लार्ज, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइबोसोम्स का साइंटिस्ट का नाम। राइबोसोम्स स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल है, वो एक दूसरे के ऑर्गेनल के अंदर भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। प्रोकैरियोट में 70S, यूकैरियोट में 80S।
वो इनडायरेक्टली जो हम वेलोसिटी को मेजर कर रहे हैं उसी को हम इन द टर्म ऑफ यूनिट एस, स्वेडबर्ग यूनिट, सेडिमेंटेशन ऑफ कोएफिशिएंट, जिस स्पीड से वो नीचे सेडिमेंट हो गया उसी वेलोसिटी उसी स्पीड को हम मेजर करते हैं, जिससे राइबोसोम्स का यूनिट यानी स्वेडबर्ग यूनिट यानी एस वो बताते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स में आरएनए प्लस प्रोटीन दोनों प्रेजेंट होते हैं, उसे हमें कलेक्टिवली बोल सकते हैं राइबोसोम न्यूक्लियोप्रोटीन, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, वो आप लिख सकते हो चाहो तो। ठीक है, स्केप भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, ये आप लिख लो। अब हम चालू करते हैं क्या नेक्स्ट अपना टॉपिक जिसका नाम है न्यूक्लियस। ठीक है, चलिए आइए, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे न्यूक्लियस। हैशटैग डाल के टॉपिक का नाम लिखिए न्यूक्लियस। आपको पता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस किसमें प्रेजेंट होता है, याद करो फर्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यूकैरियोट में देखने को मिलता है। ठीक है, और फॉल्स क्रोमोसोम्स प्रोकैरियोट में देखने को मिलता है। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन इन द यूकैरियोट, प्रोकैरियोट में डबल मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। ठीक है, चलिए पॉइंट डालिए न्यूक्लियस। पहले हम न्यूक्लियस का डायग्राम बनाएंगे, देखो डायग्राम पे फोकस नहीं करना है इतना मेरे। ठीक है, आप अच्छे से डायग्राम बनाइए। यहाँ से ये क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। तो जो न्यूक्लियस है वो तो पहले डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन के साथ में उसके जो दोनों एंड है वो क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होने के साथ में वो एक स्पेस, एक ये जगह का फॉर्मेशन करते हैं जिससे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोपोर। ठीक है, या फिर न्यूक्लियर पोर। यहाँ पे हम लिखते हैं ये है आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये है इनर मेम्ब्रेन। यहाँ पे राइबोसोम एब्सेंट होता है, और जो आउटर मेम्ब्रेन होगा वहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है। कैसे, देखिए आपको पता है कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूएशन फॉर्म होता है किसका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और इसी कंटिन्यूएशन फॉर्म ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स, और ये राइबोसोम्स आपको आउटर मेम्ब्रेन में भी मिलेंगे। न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन में भी आपको ये राइबोसोम्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम continue with outer membrane किसका, न्यूक्लियस का। ठीक है, न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन, यानी ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन के साथ में कंटिन्यू होता है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियर का आउटर मेम्ब्रेन है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में कंटिन्यू है। ठीक है, और इसी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम। क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम। ठीक है, नेक्स्ट ये जो दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, इनके बीच का जो स्पेस है उस स्पेस को हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन has space called perinuclear space, perinuclear space। और ये जो स्पेस है वो आप देखोगे कि कंटिन्यू होता है किसमें, ल्यूमन ऑफ RER, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो इनसाइड पार्ट है। हमने जब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था तभी मैंने आपको बताया था कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो अंदर वाला हिस्सा है उसे हम ल्यूमन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ल्यूमन। ठीक है, तो ये जो स्पेस है पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ये इस ल्यूमन के साथ में कंटिन्यू होता है। तो हम वही लिखेंगे कि कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस कंटिन्यू विथ
ल्यूमन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये जो पेरीन्यूक्लियर स्पेस है, पेरीन्यूक्लियर स्पेस या फिर हम बोल सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों, या फिर पेरीन्यूक्लियर स्पेस, ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर के पार्ट्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये समझो पूरा सेल है, सेल के अंदर जो खाली स्पेस है उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, राइट। न्यूक्लियस के अंदर जो स्पेस है उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। तो अब ये जो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की या फिर ये जो स्पेस है वो इस न्यूक्लियोप्लाज्म और इस साइटोप्लाज्म को क्या करती है, डिफ्रेंशिएट करती है, यानी सेपरेट करती है। तो हम लिख सकते हैं कि पेरीन्यूक्लियर स्पेस या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेटेड क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म फ्रॉम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को सेपरेट कौन करता है, पेरीन्यूक्लियर स्पेस या फिर हम बोल सकते हैं ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इसमें आपको ऐसे कंडेंस फॉर्म में यानी पैकेजिंग फॉर्म में ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, और ये फिर यहाँ पे आके ऐसे ऐसे फैला हुआ स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये एक क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम कैसा है, कंडेंस फॉर्म में। कैसे कंडेंस, जैसे कि आपने ऊन देखा होगा, ऊन कैसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे लिपटा हुआ बंडल के टाइप में होता है। तो जब वो लिपटा हुआ रहता है तो उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी रहती है, वो कंडेंस फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया, कंडेंस। लेकिन आप उसी ऊन को ऐसे बिखेर के बेड पे या फिर नीचे कहीं पे भी ऐसे डाल दो, वो कैसा हो जाएगा, डिसकंडेंस फॉर्म। तो उसको स्टडी करना या फिर ये जो कंडेंस फॉर्म में है इसको देखना, किसको देखना अच्छे से विजिबल होगा या फिर किसको देखना क्लियर विजिबल होगा। ये जो कंडेंस फॉर्म में है, जो एक अच्छे से पैकेज फॉर्म में, इसको देखना अच्छे से विजिबल होगा। लेकिन आप इसी को खोल दो, धागा यहाँ से वहाँ, समझ में ही नहीं आएगा कि क्या है ये, कैसे है ना, यहाँ से वहाँ बिखरा हुआ पड़ा है। ठीक है, तो ये जो कंडेंस फॉर्म है उसी को हम क्रोमोसोम बोलते हैं, और ये जो बिखरा हुआ पार्ट होता है उसे हम क्रोमेटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन कैसा होता है, डीकंडेंस फॉर्म होता है, एक्सटेंडेड होता है, यानी एक्सटेंडेड है, राइट, कॉम्प्लेक्स है, एक्सटेंडेड है, कॉम्प्लेक्स है, नॉट क्लियर विजिबल, या फिर हम लिख सकते हैं विजिबिलिटी इज पुअर, राइट, विजिबिलिटी इज पुअर। ठीक है, तो ये जो क्रोमेटिन है, जो बिखरा हुआ पार्ट है उसे हमने क्रोमेटिन बोला, जो कि एक्सटेंडेड है यानी बड़ा हुआ, या फिर हम बोल सकते हैं डीकंडेंस फॉर्म में है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नहीं, एक्सटेंडेड है, कॉम्प्लेक्स है ना, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है वो, और उसकी जो विजिबिलिटी है वो कैसे हो जाएगी, पुअर हो जाएगी, यानी उसको देखना अच्छे से वो अच्छे से नहीं दिखाई देता है, उसे हम डीकंडेंस फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि ये एक बिखरा हुआ पार्ट है ना, वो अच्छे से नहीं है, उसे हम क्रोमेटिन बोला। लेकिन जो पैकेजिंग फॉर्म में है, जो अच्छे से पैकेजिंग फॉर्म में है, जो कंडेंस फॉर्म में है, उसको हम बोला न्यूक्लियस, या फिर हम बोल सकते हैं क्रोमोसोम्स। क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो इसको हमने क्रोमोसोम्स बोला। अब ये क्रोमोसोम्स ऐसे मिलके जो एक पैकेज के रूप में फॉर्म बना रहे, या फिर जो जगह बना रहे, जिस जगह पे ये क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है ना, जिस जगह पे या फिर जिस जगह पे ये क्रोमोसोम प्रेजेंट है उसे हमने बोला न्यूक्लियोलस। क्या बोला, न्यूक्लियोलस। इसमें क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम। ठीक है, कैसा है, कंडेंस फॉर्म में। ठीक है, ये कंडेंस फॉर्म में है और ये डीकंडेंस फॉर्म में, ये बिखरा हुआ है और ये बिखरा नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया इतना। ये न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन के होते हैं। आपको पता है कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसे हमने पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोला। ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कंटिन्यू है, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन के साथ में कंटिन्यू होता है।
इस न्यूक्लियस के अंदर की स्पेस को हमने न्यूक्लियोप्लाज्म बोला, बाहर का जो सेल का साइटोप्लाज्म है। इन दोनों को डिफ्रेंशिएट या फिर सेपरेटेड कौन करता है? पेरिन्यूक्लियर स्पेस या फिर न्यूक्लियर के मेम्ब्रेन। ठीक है, इन द न्यूक्लियोप्लाज्म वी हैव लुक कि सम डीएनए in the condensed form or some part of the DNA are present in the decondensed form. When the DNA present in the form of condensed, they called chromosome, right? When the DNA present in the decondensed form, they called chromatin. Chromatin is the extended complex and their visibility is poor. ठीक है, you know very well कि DNA की लेंथ होती है 2 मीटर। ठीक है, डीएनए लेंथ इज 2 मीटर। तो अगर वो 2 मीटर इतना बड़ा डीएनए है, उसको इतनी सी छोटी जगह में हम पैकेज कैसे कर सकते? तो कुछ सम टाइप्स ऑफ प्रोटीन दे हैव प्रेजेंट इन द सेल, वो क्या करते हैं? उस डीएनए को, इतने बड़े डीएनए को इस छोटे से जगह पे पैकेज करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि हिस्टोन प्रोटीन हो गया और जैसे कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन हो गया। ठीक है, इन द बेसिस ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, जो हेल्प करते हैं पैकेजिंग में, हम इसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कैसे डिफरेंस समझे? आपको मैंने बताया है कि प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, बट वो हिस्टोन प्रोटीन इन द यूकैरियोट प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हो गया इतना। अब देखिए कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो दोनों साइड में कैसे हैं? फ्यूज है। लिख सकते हो आप, बोथ एंड of nuclear membrane are fused and form some space called nuclear pore। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर पोर। सॉरी, इसे हमने बोला न्यूक्लियर पोर। ठीक है, न्यूक्लियर पोर। क्या बोला? न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, वो मेम्ब्रेन दोनों साइड से फ्यूज़ हो जाती हैं और फ्यूज़ होने के बाद आपको बीच में ऐसे छोटे छोटे स्पेस दिखाई देंगे, उसी को हमने क्या बोला? न्यूक्लियर पोर। ठीक है, अब ये न्यूक्लियर पोर का रोल क्या है? न्यूक्लियर पोर का रोल ये होता है कि समझो यहाँ पे कोई प्रोटीन की सिंथेसिस हुई, राइट? यहाँ पे देखेंगे आप, ये जो न्यूक्लियोलस है उसके पास में ही क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोमल आरएनए। क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, अब समझो कि कोई प्रोटीन इस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। ठीक है, सम ऑफ द प्रोटीन प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। अब उसको जाना है न्यूक्लियस में, वो कैसे जाएगा? अगर न्यूक्लियस के पास डबल मेम्ब्रेन है तो यहाँ पे कुछ स्पेस की फॉर्मेशन है न्यूक्लियर पोर। विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पोर द प्रोटीन्स मूव फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी न्यूक्लियस में। कहाँ से कहाँ जाएगा? साइटोप्लाज्म से अगर न्यूक्लियस में जाना है तो विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पोर, तो इस न्यूक्लियर पोर की हेल्प से वो इस न्यूक्लियस में जा सकता है। ठीक है, इतना समझा आपको? नेक्स्ट अब देखेंगे क्या कि ये न्यूक्लियर पोर में कोई प्रोटीन अगर जा रहा है तो वो क्या यूनिडायरेक्शनल है ना? कि वो सिर्फ जा सकता है, आ नहीं सकता? आ भी सकता है कि न्यूक्लियस में अगर किसी प्रोटीन या फिर राइबोसोम में अगर इस राइबोसोमल आरएनए को बाहर साइटोप्लाज्म में जाना है तो वो भी इसी न्यूक्लियर पोर के हेल्प से भाग जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि न्यूक्लियर पोर में आपको ऐसे कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, ऐसे कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होंगे और ये प्रोटीन कोई भी चीज़ अगर साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जा रही है या फिर न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जा रही है, इसी बाई डायरेक्शनल को मेंटेन करता है। क्या करता है? मेंटेन। ठीक है, तो सम प्रोटीन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर पोर, तो हम लिख सकते हैं न्यूक्लियर पोर प्लस प्रोटीन, राइट? उसको हमने कॉमनली क्या बोला? न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। इसका काम क्या हो जाएगा? मेंटेन बाई डायरेक्शनल। ठीक है, कि कोई प्रोटीन अगर उस प्रोटीन को साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जाना है या फिर न्यूक्लियस में कोई प्रोटीन है उससे अगर साइटोप्लाज्म में जाना है तो वो इस न्यूक्लियर पोर से जाएगा। न्यूक्लियर पोर में प्रेजेंट होता है प्रोटीन, वो प्रोटीन इस बाई डायरेक्शनल यानी जाना और आना इन दोनों डायरेक्शनल को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये जो
इनर मेम्ब्रेन होता है, यहाँ पे कुछ टाइप्स के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं ऐसे, जो कि इस क्रोमेटिन को अटैच करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? अटैच करने का काम करते हैं। तो ये एक एसिडिक प्रोटीन होते हैं, एसिडिक प्रोटीन, जिसे हम स्कोफोल्ड प्रोटीन भी बोलते हैं, स्कोफोल्ड प्रोटीन, या फिर इसी को हम बोलते हैं नॉन स्टोन प्रोटीन, नॉन स्टोन प्रोटीन, जो कि एसिडिक होता है। ठीक है, नॉन स्टोन प्रोटीन एग्जांपल्स में हम लिख दें तो लेमिन्स, लेमिन्स एक टाइप का प्रोटीन्स है जो कि इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के, जो इस क्रोमेटिन को अटैच करने का काम होता है। और ये लेमिन्स एक इंटरमीडिएट फिलामेंट से बना होता है। अब ये फिलामेंट क्या होते हैं हम देखेंगे। इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या काम है? अटैचमेंट टू क्रोमोसोम या फिर क्रोमेटिन। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन है वो इस क्रोमेटिन को या फिर इस क्रोमोसोम्स के पार्ट्स को अटैच करने का काम करता है। समझा? तो ये कुछ प्रोटीन्स है जो इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, कुछ प्रोटीन्स आपको न्यूक्लियर पोर में प्रेजेंट होगा, राइट। ये न्यूक्लियोलस का पार्ट हो गया जिस स्पेस में प्रेजेंट है जहाँ पे कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए दिखेगा, कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स दिखेंगे। ठीक है, वो डीएनए का कंडेंस फॉर्म जिसे हम क्रोमोसोम बोलते हैं, वो डीएनए का डीकंडेंस फॉर्म जिसे हम क्रोमेटिन बोलते हैं, राइट। अगर हम नॉन डिवाइडिंग फेस की बात करें, मीन्स इंटरफेस, क्या? इंटरफेस। अगर हम नॉन डिवाइडिंग फेस की बात करें मीन्स इंटरफेस, तो आपको इंटरफेस में जो वर्ड यूज़ करना चाहिए डीएनए का, वो वर्ड यूज़ करोगे आप क्रोमेटिन। क्या? क्रोमेटिन। क्योंकि इंटरफेस में, नॉन डिवाइडिंग फेस में डीएनए पैकेज नहीं हुआ रहता है, तो डीएनए ऐसे बिखरे हुए रहते हैं, तो हम उस टाइम पे वर्ड यूज़ करते हैं क्रोमेटिन, जो कि नॉन स्टैंडिंग होता है, तो डाई नहीं, वो डाई को एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ डिवाइडिंग फेस लाइक प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस। इन सब डिवाइडिंग फेस में हम जो डीएनए होता है वो पैकेज फॉर्म में दिखाई देता है, जहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्या वर्ड यूज़ करते हैं? क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो हम लिखते हैं आगे कि क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिन वर्ड कब यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसी न्यूक्लियोलस से आपको राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन दिखेगा, और इसी न्यूक्लियोलस में आपको, देखो हमने पढ़ा था राइबोसोम्स कौन से, 5, 5.8, 28, 18 इन द यूकैरियोट, जिसमें से 18, 28, 5.8 ये तीनों जो राइबोसोमल न्यूक्लियर आरएनए हैं वो आपको इस न्यूक्लियस से फॉर्मेशन करते हुए मिलेंगे। लेकिन जो 5 है वो कहाँ से बनेगा, वो एक सस्पेंस है। जब हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स तब मैं आपको बताऊंगा कि वो 5s आरएनए कहाँ से बन गए। ठीक है, अभी के लिए बस इतना याद रखिए कि न्यूक्लियोलस से किसका फॉर्मेशन होगा, राइबोसोमल आरएनए का। राइबोसोमल आरएनए कौन से, 28, 18 और 5.8। अब 5s आरएनए भी उसी पार्ट से बनता है, बट वो दूसरे पार्ट से, न्यूक्लियोलस से नहीं बनता। ठीक है, वो हम क्रोमोसोम में पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियस आपको इतना बना के दे रहा है। न्यूक्लियस आपको दिख रहा है कि वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर जो स्पेस है हमने उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोला या फिर न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोला। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोलस है इसमें आपको कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए दिख रहा है जिसे हम क्रोमोसोम बोलते हैं। क्रोमोसोम्स के कुछ डीकंडेंस फॉर्म है जिसे हम क्रोमेटिन बोलते हैं, वो विजिबिलिटी पूरा है, एक्सटेंडेड है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। ठीक है, इसके बीच में स्पेस है न्यूक्लियोपोर जहाँ पे प्रोटीन है, जो प्रोटीन के अंदर जाने के रास्ते को बाय डायरेक्शनल को मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो आउटर मेम्ब्रेन का एक कंटिन्यूएशन पार्ट है, ल्यूमेन है, और इसका जो पेरीन्यूक्लियर स्पेस है इस ल्यूमेन से कंटिन्यूस करता है। तो ये पेरीन्यूक्लियर स्पेस और ये दोनों जो मेम्ब्रेन हो गए वो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को सेपरेट करने का काम करते हैं। कुछ 2 या 3 पॉइंट्स बचे हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस का कुछ पॉइंट्स बचे हैं, लाइक कि न्यूक्लियस की फर्स्ट टाइम डिस्कवरी किसने की थी। फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ सॉरी, कि साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट ब्राउन। कौन से सन में याद है आपको? 1831 में। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन 1831 में न्यूक्लियस की खोज की थी। ठीक है, तो न्यूक्लियस की बात करें तो बहुत सारे मैमेलियन में या फिर बहुत सारे सेल्स में आपको न्यूक्लियस एक भी दिखाई दे सकता है, बहुत सारे भी दिखाई दे सकते हैं, 2 भी दिखाई दे सकता है, या फिर किसी सेल्स में तो न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं। ठीक है, वो देखते हैं कि जैसे कि बाई न्यूक्लिएटेड, यानी जिस सेल में बाई न्यूक्लिएटेड, जिस सेल्स में न्यूक्लियस 2 होते हैं, लाइक एग्जांपल में पैरामीशियम, उसमें न्यूक्लियस कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, इसके लिए बाई न्यूक्लिएटेड।
हम बात करें कि बहुत सारे, इसका मतलब हो जाएगा मल्टी न्यूक्लिएटेड, वो आपको किस में दिखाई देगा? फंगस में। किस में? फंगस में। हम बात करते हैं मैमेलियन में, मैमेलियन के कुछ सेल्स लाइक आरबीसी या फिर सीव ट्यूब, ठीक है, इनकी बात करें तो आरबीसी, कौन से आरबीसी? आरबीसी पहले इमेच्योर होते हैं फिर मैच्योर होते हैं, तो हम मैच्योर आरबीसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैच्योर आरबीसी। सीव ट्यूब कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्लांट में। प्लांट के कौन से हिस्से में? फ्लोएम में। क्या काम करता है? वाटर कंडक्शन, ठीक है, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? फ्लोएम में। तो इन दोनों में आपको न्यूक्लियस क्या होगा? एब्सेंट होगा। क्या होगा? एब्सेंट होगा, ठीक है। और क्या पॉइंट्स बचे थे? जैसे कि अभी हमने पूरा डायग्रामेटिक न्यूक्लियस को पढ़ा तो हमने क्या देखा कि डिवाइडिंग फेस, कौन से फेस में? डिवाइडिंग फेस। डिवाइडिंग फेस कौन से थे? लाइक इंटरफेस। इंटरफेस में हम कौन से वर्ड यूज़ करते थे? क्रोमेटिन। कौन से वर्ड? क्रोमेटिन। कौन से वर्ड यूज़ करते थे? क्रोमेटिन। अब हम बात करते हैं नॉन डिवाइडिंग फेस। नॉन डिवाइडिंग फेस किसे बोलेंगे हम? इंटरफेस को छोड़ के, लाइक मेटाफेस, लाइक एनाफेस, लाइक टेलोफेस, राइट। इन सब में डिवाइडिंग फेस होता है जहाँ पे सेल डिवाइड कर रहा होता है, और यहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं क्रोमोसोम। कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? क्रोमोसोम। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये क्रोमेटिन, ये क्रोमोसोम्स क्या अलग है? नहीं, दोनों में ही डीएनए प्रेजेंट होता है। देखते हैं दोनों में क्या क्या कंटेंट प्रेजेंट होता है। दोनों में ही आपको डीएनए प्रेजेंट होगा, दोनों में ही आपको हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होगा। आपको पता है कि हिस्टोन प्रोटीन बेसिक होता है, बेसिक प्रोटीन होता है जो कि पैकेजिंग में हेल्प करता है, लाइक नॉन हिस्टोन प्रोटीन और हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। हम पढ़ेंगे 12th में जब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें हम आपको बताएंगे कि ये हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन कैसे डीएनए को पैकेज करता है। यानी डीएनए तो 2 मीटर लेंथ है, उसको इतनी छोटी सी जगह में अगर पैक करना है तो इन प्रोटीन्स की यूज़ होते हैं, और साथ में आरएनए होता है। ये सब कंटेंट आपको दिखाई देगा क्रोमेटिन में और फिर क्रोमोसोम में, ठीक है। और कुछ ऐसी बातें जो कि एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप लिख सकते हो हैशटैग डाल के। लाइक हम बात करें कि ये जो आपका हिस्टोन प्रोटीन है, इसमें ये किससे बना होता है? अर्जिनिन और लाइसिन। अर्जिनिन और लाइसिन ये क्या है? एक टाइप के अमीनो एसिड है। तो इन 2 अमीनो एसिड से बना होता है आपका हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये जो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन टर्म किसने दिया था? फ्लेमिंग। फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट है जिन्होंने क्रोमेटिन टर्म यूज़ किया था, और इन्होंने एक डाई का यूज़ किया था जो कि बेसिक डाई था, जिसका नाम आप लिख सकते हैं एसिटोकॉर्मिन या फिर मिथाइल ब्लू, ठीक है, एसिटोकॉर्मिन या फिर मिथाइल ब्लू। ये एक बेसिक टाइप का डाई है। इस डाई का यूज़ करके फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन को देखा और क्रोमेटिन के नाम को बताया, ठीक है। आपको पता है क्रोमेटिन इज द डीकंडेंस पार्ट ऑफ द डीएनए या फिर क्रोमोसोम। क्रोमोसोम इज द कंडेंस और ये डीकंडेंस पार्ट होता है डीएनए का, ठीक है। तो फ्लेमिंग ने उस टर्म को दिया, क्रोमेटिन टर्म को, बाय यूज ऑफ बेसिक डाई जिसका नाम था एसिटोकॉर्मिन या फिर मिथाइलिन ब्लू, ठीक है। ये था हमारा अभी तक का न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछिए मुझसे, हम आगे भी पढ़ेंगे, डेली पढ़ाई करेंगे, डेली स्टडी करेंगे आपके साथ, और आप भी मेहनत कीजिए, अच्छे अच्छे मार्क्स लाना है हमें, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे, और अभी एग्ज़ाम्स में आपको ये एमसीक्यू भी देने वाला हूँ, ठीक है। जैसे हमारा एनसीईआरटी का रीडिंग का मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगा तो उसमें आपको एमसीक्यू भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही। यहाँ तक कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट में पूछिए। अब हम चालू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक अगले लेक्चर में, ठीक है। अभी तक के लिए इतना ही। मैं अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया @Dr. Biotex तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरे रिकॉर्डेड वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाए, ठीक है। चलिए, नमस्कार, बाय।